बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन यानी हयातियाती तनों, खतरात और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके इसके तहत जो हमारा मकसद होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद काउजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हयातियाती तनों के नुकसानात की वजह और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोलॉजिकल इन्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, नेचर रिजर्व्स और लास्ट में आखिर में समरी यानी खुलासा। सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी का पहले भी आपसे जिक्र किया था, पहले भी हमने इसके बारे में बातें की हैं और हमें पता है कि हमारी जो ज़मीन है उसमें ज़िंदगी काफ़ी पहले शुरुआत हुई है, उसकी लगभग 3.5 लाख साल पहले बिलियंस ईयर्स अगो जब ज़िंदगी शुरू हुई तो बहुत सारे किस्म जानवरों की, प्लांट्स की, पेड़ पौधे की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, उन सब की किस्में, ढेर सारी किस्में यहाँ पाई जाती थी। उन सब का घर था एक तरह से ये ज़मीन। उसके बाद हमें आज तक ये नहीं पता चला कि कितनी सारी किस्में अभी भी हमें खोजनी है, जाननी है, जिनके बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं, जिसके बारे में अभी हम खोज भी नहीं सके, जिनके बारे में हमें पता नहीं चला। और इसी दौरान जैसे जैसे हमारी जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे तरक्की हुई, जैसे जैसे आगे हमारी जितनी बहुत सारी स्पीशीज़ अनवा के बारे में पता चला, तो बहुत सारी उसी दरमियान, इस तरक्की के दरमियान बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। वो सब धीरे धीरे जो ख़त्म होते गई, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट जो है सही मालूमात नहीं हासिल की कितनी सारी किस्में हैं इनकी, लेकिन फिर भी हमारी जो ज़मीन है वो भरी पड़ी है ढेर सारे पौधों से, जानवरों से, जानदारों से, और इसमें अभी भी बहुत सारी ज़िंदगी के रिसोर्सेज हैं, ज़िंदगी के वसाइल हैं जो हमें 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 हासिल है। तो उसमें हम आज देखेंगे कि किस तरह हमारी ज़मीन में बहुत सारी, हमें समझिए कि सारी चीज़ें तो हमें इसी से मुहैया होती हैं। हमारे जो भी सांस लेने से लेकर ज़िंदगी की शुरुआत जो होती है, एयर से लेकर के वाटर से लेकर हर चीज़ें यहीं से मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो पूरी तरह से लबरेज है सारे रिसोर्सेज से, सारी जितनी वसाइल हैं उनसे। तो हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से इनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किस तरह से बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो इन्हें नुकसानात पहुँच रहे हैं, उनसे बचाइश के लिए क्या-क्या हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या-क्या इंतज़ाम किए हैं। तो उसमें इसके तहत 2 तरीके से इसकी तहफ़्फ़ुज़ की जाएगी, इन सीटू यानी ऑन साइट कंज़र्वेशन और एक्स सीटू और यानी ऑफ साइट कंज़र्वेशन। काउजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी हयातियाती तनों के नुकसान की वजूहात। जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी वजह है इनके नुकसानात पहुँचाने की, वो है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, इंसान की वजह से इसकी जो है तो सबसे ज़्यादा इन्हें नुकसानात इंसान ही पहुँचा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी बढ़ती हुई आबादी के तहत जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी ज़रूरियात है वो बढ़ती है, तो सब चीज़ के लिए हम इन्हीं की तरफ रुख करते हैं और इसके लिए हम बेवजह पेड़ों की, जंगलात की कटाई करते हैं, बेवजह हम जानवरों को मारते हैं अपनी खुराक के लिए, अपनी जो भी ज़रूरियात है उसे पूरे करने के लिए। तो इसका सारा खामियाजा जो भी भुगतना पड़ता है, जो भी नुकसानात पहुँचती है इस हयातियाती तनों को, तो उसकी वजह से जो उसके वजूहात हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले जो इनकी वजह से जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो इन अनवा को ही सामना करना पड़ता है। जानवरों के और पेड़ पौधे के जितने भी स्पीशीज़ हैं सबको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है तो नुकसानात की वजह से बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारे मादूम हो गए और बहुत सारे जो इनमें एडजस्ट नहीं हो सके, अपने आप को इन हालात में ढाल नहीं सके, तो वो धीरे-धीरे सर्वाइव नहीं कर सके, तो वो धीरे-धीरे ख़त्म हो गए। तो इसकी वजह से हमने देखा कि जो भी लॉस होता है तो उसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हमारे जो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार पाई जाती है वो भी बदल जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब पेड़ पौधे कम होंगे तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें जो सोखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ करते हैं तो वो भी कम हो जाएगा, यूज़ भी उनका कम हो जाएगा, इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी। उसी तरह से आबो-हवा में भी तब्दीली आएगी और नई-नई जो नए-नए इलाके हैं जिसमें
आबो हवा में जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ सैलाब आएगा। मतलब हर तरह से देखिएगा कि बहुत सारी आबो हवा में तब्दीली आ रही है, जो जिसका असर भी सीधा इंसानों को ही पड़ता है, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं और लगातार इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। उसी तरह एयर पॉल्यूशन यानी आलूदगी का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी वजाहत से जितने भी जो हमारी हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं वो बिल्कुल इनकी वजह से आलूदा हो जाती है। और जो भी फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से जो जितनी भी इंसान की वजह से जितनी भी क्लाइमेटिक चेंज होती है, जितनी भी पॉल्यूशन होती है, तो उसका सीधा असर भी इंसान को ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटाट लॉस। हर इंसान का या हर पेड़ पौधे जानवर जो भी होता है, जानदार चीज, सबका एक रिहाइश होता है, एक इलाका होता है जहाँ उन्हें खुराक मिलती है, जहाँ उन्हें रहने के लिए जगह मिलती है, जहाँ वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो उनका हैबिटाट कहलाता है, वो उनका रिहाइश कहलाता है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा हयातियाती तनों की जो भी सबसे ज़्यादा नुकसानात की वजह से एक ये है हैबिटाट लॉस। जितने भी जैसे जानवर जो रहते हैं जंगलात में, तो उन जंगलात की जो बेवजह कटाई होती है या किसी भी वजह से अगर उनकी कटाई होती है, तो जो वहाँ रहते हैं तो उनकी रिहाइश तो समझिए कि वो मतलब ख़त्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि वो नई जगह पे जाते हैं, नई जगह को अपनी रिहाइश बनाते हैं, तो उस जगह पे वो एडजस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो ये वजह है कि उनकी स्पीशीज़ धीरे धीरे, उनकी अनवा जो है तो वो धीरे धीरे उनकी तादाद कम हो जाती है। तो हैबिटाट लॉस भी बायोडाइवर्सिटी लॉस की एक बहुत बड़ी वजह है। और जो भी जितने भी कमज़ोर स्पीशीज़ होते हैं, जो अनवा होते हैं, जिनमें जो बहुत कम तादाद में होते हैं, उन्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसानात पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी तादाद तो पहले ही कम होती है। और अगर उनकी हम हैबिटाट रिहाइश बदल देंगे, वो नई जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो जाते हैं। उसी तरह से कुछ हैबिटाट से रिहाइश हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा खतरा लाक है अभी एक्सटिंक्ट होने का। उसमें उन रिहाइश को हम फ्रेजाइल हैबिटाट्स कहते हैं, फ्रेजाइल हैबिटाट्स। उसमें से कोरल रीफ, ओशियानिक आइलैंड्स और माउंटेन टॉप सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल हैबिटेट में इसका एग्जाम्पल है। कोरल रीफ्स हम देखते हैं कि जहाँ पे दर्जा हरारत बहुत अहम किरदार अदा करती है। वहाँ की जो माहौलियाती निज़ाम होती है, इकोसिस्टम जो उसके अंदर होता है, उसमें अगर एक मतलब मखसूस टेम्परेचर जो होती है, एक ख़ास दर्जा हरारत में, वहाँ के जितने भी जानदार है वो फ्लरिश करते हैं, वो जो है सांस लेते हैं। जैसे कि जो भी वहाँ एक्वाटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, जो पानी वाले पौधे हैं, जानवर हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं, वो एक ख़ास दर्जा हरारत पे ही रहते हैं और उसी पे वो सरवाइव करते हैं। तो अगर किसी भी वजहत के बिना पर उनमें ज़रा सा भी दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादा वो हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या कम हो जाए, तो फिर उनके सर्वाइवल पे उस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ता। और हो सकता है कि वो धीरे धीरे वहाँ पे जो भी उस इकोसिस्टम में, उस माहौलियाती निज़ाम में जो भी जानवर या पेड़ पौधे हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह से देखते हैं कि हमारी जो आइलैंड्स है, वहाँ भी एक ख़ास किस्म की जो वहाँ की आबादी होती है जानवरों की, और जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे जो भी पाए जाते हैं, वाटर प्लांट्स, तो उन सब का भी एक वहाँ पे ख़ास आबोहवा में वो वहीं पे उसी माहौल में फ्लरिश करते हैं। अगर किसी वजह के बिना पर किसी भी तब्दीली उनमें आती है किसी किस्म की, तो उनके उसका सीधा असर वहाँ रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे पे पड़ता है। और माउंटेन टॉप्स को भी बहुत फ्रेजाइल हैबिटेट, मतलब बहुत नाजुक, जहाँ की बहुत नाजुक हालात होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे ये जानवर जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको जो वहाँ पे कंडीशंस होते हैं, उसी कंडीशंस में, उसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उसी आबो हवा, उसी माहौल में उन्हें रहने की आदत होती है। तो वो सब में अगर किसी भी किस्म की रिहाइश में उन लोग की तब्दीली आती है, तो वो नई जगह को अपने रिहाइश नहीं एडजस्ट कर पाते नई जगह पे। तो इसलिए उन सबको उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो ओरिजिनल हैबिटाट है उसी में उन्हें फ्लरिश करने दिया जाए, उसी में उन्हें रहने दिया जाए। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी इंसानी और जंगलाती हयात का तनाज़ा। हम शुरू से देखते हैं कि हम अपनी सारी जितनी भी ज़रूरियात के लिए जंगलात की तरफ रुख करते हैं, और इसका सीधा असर उन वहाँ रहने वाले जंगली जानवर जो भी होते हैं, वहाँ जितने पेड़ पौधे हैं, जितना वहाँ की वेजिटेशन है, उस पर असर होता है।
تو جیسے جیسے ہم نے ابھی آپ سے بتایا کہ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو ان سب کو اپنی ساری ریکوائرمنٹس کو پوری کرنے کے لیے اور ساری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح بھی مطلب وہ ان سے جو وہاں جنگلی جانور ہے، جو بھی پیڑ پودے متاثر ہوتے ہیں، اور اس سب کی وجہ انسان ہی ہوتے ہیں. انسان کی وجہ سے ہی سارے جتنی بھی وہاں پہ خطرات ہیں، جتنے انہیں مشکلات جھیلنے پڑتے ہیں، وہ سب ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. جیسے وہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہیبیٹاٹ لاس، یعنی جو بھی ان کے رہائش کے علاقے ہیں، جو انسان انہیں جس طرح سے تباہ کرتا ہے یا ختم کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں رہنے والی آبادی دوسری کی طرف رخ کرتی ہے اور نئی جگہ پہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی ہے، تو دھیرے دھیرے وہ سروائیو نہیں کر پاتی اور نئی جگہ پہ پھر انہیں نئے پیڑ پودے یا نئے جانوروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جگہ وہ ان کی جو کلائمیٹ، جو آب و ہوا ہوتی ہے، جیسے وہ ٹھنڈے جگہ سے گرم جگہ پہ یا نئی جگہ پہ جا کر کے گیلی جگہ سے وہ ڈرائی جگہ پہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو یہی وجوہات ہے کہ دھیرے دھیرے بایو ڈائیورسٹی لاس، یعنی کہ دھیرے دھیرے یہ جتنے جانوروں کی قسمیں، بہت ساری جانوروں کی قسمیں، بہت سارے پیڑ پودے کی قسمیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں، یعنی ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی. تو سب سے پہلے ہم کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے جو یعنی انسان اور جنگلات کے بیچ میں جو تنازع کی وجہ بنی ہوئی ہے. سلیکٹیو ڈسٹرکشن آف اسپیشیز، یعنی کسی خاص انواع کو ہم چنتے ہیں اس میں، اور اس کو جو ہے تو جیسے اگزامپل یہاں پہ ہم نے دیا ہے پیسنجر پیجن کا. یہ جو ایک پکشی جو تھے پیسنجر پیجن، تو ایک وقت تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ جب ان کے جھنڈ جب کہیں سے گزرتے تھے تو کافی وقت لگتا تھا ان کو گزرنے میں، اور یہ اگر پیڑ پودے پہ بھی اگر بیٹھتے تھے تو کافی بڑا ایریا، بہت بڑے رقبے میں یہ پھیل جاتے تھے. تو ان کی بہت تعداد لاکھوں کروڑوں میں تھی. لیکن دھیرے دھیرے جس طرح سے انسانوں نے اپنا جنگلات کی طرف رخ کیا اور انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی تعداد بالکل کم ہونے لگی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ یہ بالکل مطلب پوری طرح سے ایکسٹنکٹ ہو گئے. تو یہ جو اسپیشیز ہے پوری طرح سے ختم ہو گیا. اب ان کا ایک بھی اس میں سے ایک ممبر بھی یہ آج زندہ نہیں ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی وجہ سے یہ بھی سلیکٹیو ڈسٹرکشن آف اسپیشیز، جس میں ہم نے کہا یہ انواع پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے. ڈومیسٹیکیشن آف سلیکٹیو اسپیشیز، اب جیسے کسی خاص اسپیشیز یا خاص انواع کو ہم کسی خاص جگہ پہ لے جا کر کے اسے وہاں اس آب و ہوا میں ایڈجسٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کوئی خاص پودا ہے یا کوئی جانور ہے جو ایک جگہ جہاں اس کی پہلے سے رہائش ہے، اس جگہ سے اگر ہم اس کو تبدیل کرا کے نئی جگہ پہ لے آتے ہیں تو بہت کم چانسز ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پہ سروائیو کرے، اس آب و ہوا اور اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. تو یہ بھی ایک وجوہات ہے ان کے ختم ہونے کی. جیسے ہم نے پڑھا کہ ایک خاص قسم کی کارن آتی تھی، اس کے خاص قسم کی انواع آتی تھی اسپیشیز، جسے ہیومن بینگس نے، انسانوں نے اس کی جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ اسے اگانے کی کوشش کی. لیکن دھیرے دھیرے وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پائی، اس آب و ہوا میں اپنے آپ کو نہیں ایڈجسٹ کر پائی، تو دھیرے دھیرے وہ بالکل پوری طرح سے ختم ہو گئی. یوزز آف پیسٹیسائڈس، یعنی جو کیڑے مارنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پیسٹیسائڈس وغیرہ، وہ بھی ایک بایو ڈائیورسٹی لاس کی بہت بڑی وجہ ہے. ان کی وجہ سے بھی جو ہماری وائلڈ لائف جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ویسے کچھ جو چڑیاں کی قسمیں ہیں یا زیادہ تر جو کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں جیسے ہنی بی ہیں، جو پالینیشن میں بہت ہیلپ کرتے ہیں پلانٹس کے پالینیشن میں، وہ اس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پالینیشن اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو اس کی جو ہماری فصل کی جو پیداوار ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوتی ہے، اور جتنی فصل ہے اس پہ پالینیشن نہیں ہوتا تو جتنی حاصل ہونی چاہیے اتنی تعداد میں ہمیں حاصل نہیں ہوتی، تو اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری پیسٹیسائڈ سے بہت ساری کیڑے مارنے کی جو دوائیں ہیں جو ہمارے ہاں بینڈ ہیں، جو ہمارے ہاں بالکل پوری طرح سے ان کے استعمال سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا، جیسے DDT وغیرہ جو ہے، تو اس کی بھی استعمال ایک حد تک ہی کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے نہ صرف وہاں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے جو بہت سارے جو ہمیں فائدے بھی پہنچاتے ہیں وہ سب مارے جاتے ہیں، بلکہ جو وہاں رہنے والی جو جانوروں کی ایک خاص تعداد ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے، اور ان کی جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہیں ان کے باڈی میں یہ ان کے
बॉडी में ये जा करके उन्हें बहुत तरह से नुकसानात पहुंचाती है और उन्हें जो है तो उनकी जो रेसेस है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें चेंजेस आती है। उसी तरह देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज उसमें जो होता है जिससे पूरे दुनिया की आबो हवा मुतासिर होती है। तो जैसे हमने देखा कि अभी यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स या जो भी पॉल्यूशन होती है, आलूदगी होती है, उसके अलावा बहुत सारी जगह पे आप देखिए कि फ्यूल बर्निंग की वजह से जो हो रही आलूदगी, जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जंगलात में जो आग लग जाती है, तो उसके वजह से वहाँ की दर्जा हरारत में तब्दीली आती है। तो वो सब धीरे धीरे क्या होता है कि जहाँ भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो आबो हवा जहाँ की जैसी जो ठंडी जगह है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है। हमने अभी देखा कि ग्लेशियर्स वगैरह जो पिघलने लगती है वो गर्मी की वजह से, तो वो जब पिघलती है तो उसके बाद सैलाब के चांसेस बढ़ जाते हैं। सैलाब है, तूफान है, उन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब पे काबू पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इन सब की समझिए कि इन सब के ऊपर काबू पाने के लिए हमें पूरी तरह से वहाँ जो उसका माहौल है उसके बारे में पूरी तरह से जानना होगा, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी होगी और उसके तब्दीली की जो वजह है उन्हें उनके बारे में जान के उस पर काम करने की ज़रूरत होगी। तो हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ से किस तरह से पूरी दुनिया की क्लाइमेट मुतासिर होती है, पूरी दुनिया की आबो हवा मुतासिर होती है। अभी इसकी वजह से जितने भी सर्वाइवल होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो सब इन वजह की वजह से जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होती है उनकी सर्वाइवल में मुश्किलात होती है। जो गर्म जगह के पौधे पाए जाने वाले हैं, अगर वहाँ पे सैलाब आ जाती है या अगर किसी भी वजह से वहाँ पे तूफान वगैरह आता है तो उनकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाती है। उन्हें तो गर्म और खुश जगह पे रहने की आदत होती है। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ रही है, धीरे धीरे सारी दुनिया की आबो हवा तब्दील हो रही है, सारी दुनिया में आलूदगी बढ़ रही है और इन सब का असर सिर्फ वहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे और जानवरों पर पड़ रहा है। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी जंगली हयात का शिकार, यह एक सबसे बड़ी वजह होती है नुकसानात पहुंचाने में बायोडाइवर्सिटी में यानी हयातियाती तनों में। ये जो इंसान अपनी ज़रूरत के लिए, अपने शौक के लिए जो शिकार करते हैं उसका सीधा असर वहाँ के रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है उस पर पड़ती है और बहुत सारी मतलब जो एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज है जिन पे खतरा और इंडेंजर स्पीशीज है जिन पे खतरा लाहक है, जो ख़त्म होने का, एक्सटिंक्ट होने का, वो सब इसकी वजह से बहुत हद तक मुतासिर होती है और उनके तादाद में धीरे धीरे कमी आती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत कम उनकी तादाद रह जाती है और उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे तादाद कम होती है उनको सेव करना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पोचिंग यानी शिकार जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कमर्शियल हंटिंग यानी जो तिजारती शिकार होती है जिसे इंसान खुद के तिजारत के लिए इस्तेमाल करता है। तो जानवरों को इसलिए मारता है कि उससे वो जो मुनाफा कमा सके उनसे हासिल होने वाले फर से, हड्डियों से या फिर जो भी अलग अलग किस्म है उनके बदन के, उनके जिस्म के अलग अलग किस्में हैं, उन सब से फ़ायदा उठाने के लिए उनकी शिकार करता है। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक ख़ास किस्म की चिड़िया आती है जिनके अलग अलग रंगों के उनमें पर होते हैं, उनके विंग्स होते हैं अलग अलग, उससे जो है तो लोग मारते हैं उसके विंग्स के लिए, उसके कलरफुल विंग्स को वो अपने टोपी वगैरह में सजाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कमर्शियल तिजारती हंटिंग जो होती है उससे वो मुनाफा कमाने के लिए किस तरह से जानवरों को मार करके उनका शिकार करके और अपने जो है तो मुनाफा कमाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है जो बहुत कम जिनका तादाद रह गया, वही एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जितने भी चीता है, बाघ है और बहुत सारे जानवर ऐसे जिनकी खाल के लिए उनकी शिकार की जाती है और उस खाल का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ें बनाने में होता है और उनकी उनकी उन्हें काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाती है बाजार में, इसलिए वो इसका शिकार करते हैं। उन्हें किसी चीज़ की नहीं फिक्र कि हाँ इनकी तादाद कम हो रही है, वो सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं। उसी तरह से वेल की शिकार की जाती है, बड़ी बड़ी वेल को मारा जाता है और उनसे जो उससे लिब्रिकेशन ऑयल जो मिलता है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके स्किन का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो अलग अलग कामों के लिए उसके पूरे जिस्म के हिस्से को से अलग अलग मुनाफा के लिए अलग अलग चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से देखते हैं कि हाथियों का शिकार किया जाता है उनकी दांत के लिए
और एक सिंग वाले जो राइनोसेरस है जो बहुत कम रह गए हैं, उनको उनके सिंग के लिए उनकी सिंग का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होता है, तो उसके लिए उनका शिकार करते हैं। तो कमर्शियल हंटिंग के तहत आप देखें कि बहुत सारी ऐसे जानवर हैं जिन्हें इंसान अपने मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए शिकार करता है। हालांकि इसमें बहुत सारी सरकार, हमारी हुकूमत ने कुछ पाबंदी लगा करके बहुत सारी, लेकिन फिर भी ये इलीगल तौर पे जो होता है, गैर कानूनी तरीके से इनकी तस्करी की जाती है इनके पार्ट्स की, तो उसके लिए अभी भी कमर्शियल हंटिंग पे काबू नहीं पाया जा सका, ये तिजारती शिकार पे काबू नहीं पाया जा सका, और किसी न किसी तरीके से वो इसका शिकार करके और गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल करके, तस्करी करके ये पार्ट्स को ये बाहर भेज देते हैं। उसी तरह से सबसिस्टेंस हंटिंग, यानी जो खुराक के लिए इंसान शिकार करता है जानवरों का, वो इसमें आती है सबसिस्टेंस हंटिंग। जैसे किसी खास जानवर की शिकार की जाती है जिससे वो खुराक हासिल करते, तो उसमें भी हमने देखा कि एक खास किस्म की मुर्गियां आती थी जिसका शिकार इस तरह से हुआ है, इंसानों ने इस तरह से उसका शिकार किया है कि वो अब उसकी एक एक भी स्पीशीज उसकी अब जिंदा नहीं बची है, वो बिल्कुल पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारा आता है स्पोर्ट हंटिंग, जिसमें जो शौक पूरा करने के लोग शिकार करते हैं, वो जानवरों को मारते हैं अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए, उनके खालपन को डिस्प्ले करने के लिए, तो ये आता है स्पोर्ट हंटिंग में। तो किसी भी तरह आप शिकार करते तो आप नुकसानात किसे पहुंचा रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी ही उससे अफेक्टेड हो रही है। बायोडाइवर्सिटी में ही जो जानवर जो फ्लरिश कर रहे हैं वो सब उनसे नुकसानात से, उनकी वजह से हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी पर, हमारी पूरी हयातियाती तनों पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। उसका जो है सारा निज़ाम बिगाड़ने में इन शिकारियों का ही हाथ है कि काफ़ी हद तक जो जानवर हैं जिनकी शिकार करते हैं, वो उनकी तादाद कम होती जा रही है, और उन्हें रोकने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन इन पे काबू पाने के लिए अभी भी बहुत मुश्किलात हैं। जो ये गैर कानूनी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, इस पे काबू पाने के लिए सरकार बहुत सारे लॉज भी बनाए हैं। अब इसमें जो है तो अभी सरकार ने बहुत सारे लॉज बनाए, लेकिन इन पे काबू पाना अभी भी मुश्किल है। बायोलॉजिकल इनोवेशन यानी हयातियाती हमला। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जो है तो किसी खास स्पीशीज को, किसी खास अनवा को अपने जो उसके मखसूस इलाके हैं, मखसूस जगह जहाँ वो रहता है, उसकी रिहाइश है, वहाँ से हटा करके और उन्हें नई जगह पे, नई रिहाइश में उनकी जगह को तब्दील करके वहाँ चाहता है कि वो वहाँ पे फिर से फ्लरिश करे, फिर से वो अपने जो तब्दील हुई हुई रिहाइश है उसमें वो सर्वाइव करे। तो इसमें क्या होता है कि वो जो नई स्पीशीज, जो भी नई अनवा होती है, जिसे वो लाते हैं, जो भी एलियन होती है, एग्जॉटिक स्पीशीज होती है, वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो नुकसानात पहुंचाती है वहाँ पे जो रहने वाले, जो वहाँ जो मौजूद है पहले से नेटिव जो है वहाँ के रिहाइश, जिनकी रिहाइश से जो भी जानवर हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, तो उनकी वजह से जो एलियंस हैं, उनकी वजह से वहाँ रहने वाले जानवरों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। कभी कभी उन जानवरों के साथ साथ उनमें जो बीमारियाँ लाक होती हैं, वो बीमारी लेकर के उस नए इलाके में आते हैं, तो वहाँ रहने वाले जो जानवर है उनको इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा वो धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरी तरह से उस एरिया उस इलाके में अपनी जो है तो पूरी तरह से कब्जा करके, और जो पहले वाले जो जानवर है वो धीरे धीरे वो इनके इनकी वजह से धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं और उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। तो उसी तरह से हम देखते हैं जैसे वाटर हायासिन जो ब्राजील से जिसे लाया गया, और यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा वो पानी में जो ये पौधा उगता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ा दिया है ये इसने। यहाँ पे रहने वाले जो भी वाटर इकोसिस्टम जो है, पानी के अंदर जो माहौलियाती निज़ाम है, उसे बिगाड़ने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो धीरे धीरे जो जिस भी वाटर बॉडीज में ये पाया जाता है, धीरे धीरे वहाँ की जो भी इकोसिस्टम, वहाँ की अंदर के है निज़ाम है, जो माहौलियाती निज़ाम है, वो धीरे धीरे तब्दील कर लेता है, और वहाँ रहने वाले जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सबको धीरे धीरे इसकी वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बाहर से जो बायोलॉजिकल इनोवेशन, जो नए पेड़ पौधे आते हैं, जो नई जगह से जो जानवर आते हैं, तो उन्हें बहुत देखभाल करके नए इलाके से आप उसकी इलाका तब्दील करते हैं, तो जो नए इलाके में वो आते हैं, वो किसी उस तरह से वहाँ पे धीरे धीरे सारे जितने वहाँ के पहले रहने वाले जानवर हैं, पहले रहने वाले प्लांट्स हैं, उनको इतने नुकसानात पहुँचाते हैं कि वो धीरे धीरे वहाँ के जो नेटिव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ये पूरी तरह से वहाँ पे हावी हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा होता है जो ये मतलब वहाँ के लिए न्यूसेंस बन जाते हैं, वहाँ के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो इस पे भी काबू रखना बहुत ज़रूरी है।
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनों का तहफ़्फ़ुज़। हम देख रहे हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है धीरे धीरे किस तरह से इन्हें नुकसानात पहुंचाते कितनी ज़्यादा नुकसानात की वजह से धीरे धीरे यहाँ रहने वाले जानवर पेड़ पौधे उनकी कितनी सारी किस्में ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या हमें कदम उठाना चाहिए उसके बारे में हम बातें करेंगे। और उन बायोडाइवर्सिटी उन हयातियाती तनों जहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं जानवरों की पेड़ पौधे की, वो सबसे ज़्यादा रिच होता है, बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पेड़ पौधे सब फ्लरिश करते हैं, जानवर फ्लरिश करते हैं, वो हर तरह से एक आइडियल बायोडाइवर्सिटी होता है। तो उन तरह की हम अपनी कोशिश से हम अपनी कोशिश करके उस तरह से बायोडाइवर्सिटी की जो लॉस है जो उसके जो नुकसानात उसे पहुँचाए जा रहे हैं उस पर काबू करके और उसके तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम है। तो ये 2 तरीके से होता है, एक इन सिटू होता है और एक एक्स सिटू कंडीशंस होता है जिसमें इसकी कंज़र्वेशन की जाती है। तो उसके बारे में हम बात करें कि इन सिटू तहफ़्फ़ुज़ और एक्स सिटू तहफ़्फ़ुज़ में क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। इन सिटू कंज़र्वेशन यानी कुदरती हालात में तहफ़्फ़ुज़। ये हम ज़्यादातर उन जगह पर जहाँ पे ये पाए जाते हैं जो एक मख़सूस उनके रिहायशी इलाके होते हैं, उसी इलाके को उनके लिए अच्छा बनाकर, उनके लिए और ज़्यादा सूटेबल बनाकर उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देकर के उनकी तादाद बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो एरियाज़ होते हैं, जो भी ज़्यादातर नेशनल पार्क सेंचुरीज़ वो सब उसके तहत आप देखिए कि उसमें जो भी बड़े-बड़े जगह होते हैं, वहाँ जहाँ ये पहले से मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे देख कर के उसमें किसी तरह की इंसानी जो भी है इंसान की वजह से किसी भी नुकसानात उनको ना पहुँचे तो उन जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसे रोका जाता है और उसमें एक उन्हें जो सराउंडिंग्स दी जाती है उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। वो एकदम नेचुरल उनकी कुदरती जो सराउंडिंग्स होती है, कुदरती माहौल में उन्हें देने की कोशिश की जाती है, ताकि उनकी जो अनवा है, उनकी जो स्पीशीज़ है उसे बढ़ाया जा सके और वो उस माहौल में अपने आप को खूब अच्छे तरह से अडैप्ट कर सके। तो वो प्रोटेक्टेड एरिया उसके लिए सबसे पहले हमें एक ख़ास किस्म के बड़ी-सी एरिया इलाके को जो है तो उसको तब्दील करना होता है और उस इलाके में सिर्फ़ उन्हीं की रिहाइश के लिए उनके हिसाब से सारे कंडीशंस को स्टडी करके, सारे मालूमात हासिल करके और उनके मुताबिक उस हालात को उनके रिहाइश के मुताबिक सारे हालात वहाँ पे बनाई जाती है, ताकि वो वहाँ आराम से रह सकें और उन्हें अपने कुदरती जो भी माहौल है उनका उन्हें वहाँ पे एक तरह से उन्हें वो कुदरती माहौल हासिल हो सके जहाँ वो आराम से अपनी तादाद बढ़ा सकें और वो खैर खूबी के साथ रह सके। इसके लिए नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ जो हमारे यहाँ पाई जाती है उसमें बहुत सारे जानवरों की जैसे कि गैंडे हैं जिनकी तादाद ख़त्म हो रही है, बहुत कम हो गई है उनके लिए और बहुत सारी चिड़िया या परिंदे हैं जो जो धीरे-धीरे ख़त्म हो रहे हैं उनके लिए और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिन पे खतरा लाहक है एक्सटिंक्ट होने का, जो उनके लिए ये सब पार्क्स और सेंचुरीज़ बनाई गई है। उसी तरह से कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स यानी कि जो इनकी एक इंसान जो है तो इसे लेकर के एक ख़ास जगह पर उनकी ब्रीडिंग की कोशिश की जाती है जिसमें कैप्टिव ब्रीडिंग इनकी तादाद को जो ख़त्म हो रहे हैं जिनकी तादाद धीरे-धीरे कम हो रही है, इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए, इनकी तादाद में इज़ाफ़ा करने के लिए ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसमें सरकारी, गैर सरकारी बहुत सारे अदारे भी आगे आते हैं, बहुत सारे इनकी बचाइश के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आते हैं और काम होता है। उसी तरह से क्रोकोडाइल कंज़र्वेशन यानी कि मगरमच्छ और घड़ियाल की किस्में जो धीरे-धीरे जिनकी तादाद ख़त्म हो रही थी, तो उस पे भी काफ़ी काम किया गया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे इलाक़े में और इनकी तादाद बढ़ाने के लिए जो बहुत सारे इलाक़े में इन्हें जो है तो इनकी इनकी रिहाइश के इंतज़ाम की गई है और इनकी जो ज़रूरियात है उसे मुहैया कराई गई ताकि ये अपने तादाद में इज़ाफ़ा करें और नेचुरल कंडीशन में जो उनकी कुदरती रिहाइश है जिस तरह से उस तरह से उनको सारे कंडीशंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है ताकि वो अपने आराम से उस हालात में रह सकें और उनकी तादाद में इज़ाफ़ा हो सके और इनकी एक्सटिंक्ट होने के खतरे को किसी हद तक कम किया जा सके। एक्सिटिव कंज़र्वेशन यानी ये मैन मेड इसमें जो है साबिक सूरत-हाल तहफ़्फ़ुज़, इसमें इंसान की काफ़ी हद तक जो है तो
इंटरफेरेंस होती है, और ये कोशिश की जाती है कि इंसान भी कोशिश कर के, और जो भी उन्हें जो भी जानवर हैं, जो भी फ्लोरा और फौना है, जानवर और पेड़ पौधे हैं, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो वहाँ के एक नेचुरल हैबिटेट में जो पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, जो उनकी कुदरती रिहाइश होती है, उस तरह की उनकी प्रोटेक्शन के लिए उस तरह के हैबिटेट का इंतज़ाम किया जाता है, और उन्हें सारी रिसोर्सेज जो भी होता है तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जितने भी वसाइल का इंतज़ाम हो सके वो सब की जाती है, ताकि वो वहाँ पे एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशन में हेल्दी और अच्छी जो नस्ल है उनकी चल सके, और जितने भी जो प्लांट्स हैं, जितने भी जानवर हैं, उनकी खाने की, उनकी जो भी सारी ज़रूरियात को पूरी की जाती है। उसके लिए सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन्स और ज़ूलॉजिकल पार्क्स, जैसे बॉटनिकल गार्डन्स में जितनी पौधों की किस्में हैं, उनको फ्लरिश करने के लिए उनको उगाया जाता है, जो धीरे-धीरे ख़त्म हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किस्में हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, तो उन पे काम किया जाता है। जो ख़त्म हो जा रही हैं, उनको वहाँ पे उनको अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्हें जो है तो उनकी तादाद बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और एक बॉटनिकल गार्डन में एक उन्हें जितना उनकी रिहाइश के लिए जो माहौल की ज़रूरत होती है, वो उन्हें मुहैया कराई जाती है। वैसे ही ज़ूलॉजिकल पार्क्स हैं जिसमें जानवरों के लिए बनाए जाते हैं, इंतज़ाम की जाती है। वहाँ का माहौल, वहाँ का जो भी माहौलियाती निज़ाम है, जानवरों के हिसाब से सूटेबल हो, इसलिए वहाँ पे काम किया जाता है, और उनकी प्रोटेक्शन, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे उनको उस तरह का माहौल दिया जाता है कि अपने कुदरती माहौल की तरह महसूस करें, और उसमें वो आराम से उसमें वो फ्लरिश करें। तो इसके तहत इन इन जो भी इन कोशिशों के तहत हमने देखा कि काफ़ी सारी स्पीशीज़, काफ़ी सारी अनवा जो होती है हमारे जंगलात में, उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जा सकी है, ये बॉटनिकल गार्डन्स और ज़ूलॉजिकल पार्क्स की वजह से। एक्सिटिव कंजर्वेशन में जो ज़ू में इनकी तादाद बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है, उसमें से हम क्या-क्या तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, उसको देखिए। कैप्टिव ब्रीडिंग सबसे पहले, इसमें जितने भी इंडेंजर्ड, जिन पे खतरा लाहक है, गायब होने का, एक्सटिंक्ट होने का, जो थ्रेटेंड वाले स्पीशीज़ अनवा हैं, उन पे काम करके उनके लिए सब कुछ फ़ेमिलियर, यानी कि उनके मुताबिक जितने सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको प्रिज़र्व करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बायोडायवर्सिटी में काम की जाती है। जैसे इसी प्रोग्राम के तहत इसमें जो है तो चीता की अनवा को सर्वाइव करने के लिए कोशिश किया गया, तो उनकी सर्वाइवल हुई है। उसमें काम करके अलग-अलग अनवा को बढ़ाने के लिए, उनकी तादाद बढ़ाने के लिए ये काम की जाती है, कैप्टिव ब्रीडिंग। और ये पूरी तरह से इसे इंसान अपनी देख-रेख में करता है, इसलिए पूरी बहुत हद तक इसमें इंसानी मदद की ज़रूरत होती है। तो ये इन सिटू कंज़र्वेशन जो है, ये आप ऑफ साइट कंज़र्वेशन है, जिसे आप अपने हालात में अपने जो कुदरती माहौल देने की कोशिश करके, और उसमें इसे ब्रीड कराने की कोशिश करके इनकी तादाद को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उसी तरह से एम्ब्रियो स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, इसके तहत जो एम्ब्रियोज़ होती है, और जो एम्ब्रियोज़ को जो है स्टोर करके उनको आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ये तकनीक लैब में काम की लैबोरेटरी मेथड है, लैब में काम की जाने वाली तकनीक है, जिसके तहत जितने भी जानवर हैं, जो फार्मिंग करने वाले फार्म वाले जानवर हैं, या ऐसे भी जो जानवर हैं, उनकी अच्छी और नस्ल को उनको इम्प्रूव करने के लिए भी ये तकनीक का इस्तेमाल होता है। और इसमें जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं, जैसे जो मैमल कैटेगरी के जो भी जानवर हैं, या जो गायब हो रहे हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है, एम्ब्रियो को उनके स्टोर करके, और फिर उसको जब वक्त आता है तो फिर उसको आर्टिफिशियली उनकी इंसेमिनेशन करके उनके सीमेंस को इंजेक्ट करके और नई नस्ल तैयार की जाती है, जिन नस्लों पे खतरा लाक है ख़त्म होने का, जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा लाक है, वो इस तकनीक से उनकी तादाद को बढ़ाई जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे अभी हमने बताया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इसी तकनीक का एक हिस्सा है, जिसमें स्पर्म्स को फ्रोज़न करके रखा जाता है, फ्रीज़ करके रखा जाता है, और जब वक़्त होता है, जब हमें ज़रूरत महसूस होती है, तो उस फ्रोज़न स्पर्म्स का इस्तेमाल करके और ब्रीडिंग के ज़रिए फिर हम जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो भी अनवा की किस्में हैं, उसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक इंसानी तकनीक, इंसान की इसमें काफ़ी इंटरफेरेंस होती है, और उन्हीं की वजह से ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पॉसिबल हो पाता है, स्पर्म्स को फ्रीज करके, और से जब हमें ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत के तहत उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तकनीक से भी
हाथियों को, चीता को, इस के अलग अलग जो ये हैं जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको डेवलप किया गया है। अब एक और तकनीक है सोमैटिक सेल क्लोनिंग। इसमें जो है ये एक जदीद तकनीक है जिसका इस्तेमाल भी लैब में ही किया जाता है। इसके तहत जो भी बहुत कम सर्वाइव किए हुए स्पीशीज है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीशीज है, जिनके गायब होने का खतरा लायक है, उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है डीएनए की ट्रांसफ़र की जाती है किसी भी oocyte में, और उसको फिर धीरे धीरे जेनेटिकली डेवलप करके और नई स्पीशीज की तैयारी, नई अनवा की जो है उसकी तैयारी की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज़, जैसे कुछ ट्रेड्स जो हमें नहीं चाहिए जानवरों में, या कुछ खूबी जो चाहिए, जो नई क्वालिटीज़ चाहिए, तो उसको डेवलप करने में उसे इसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो सोमैटिक सेल क्लोनिंग के ज़रिए हम ऐसे ऑफस्प्रिंग को हासिल कर सकते हैं जिसमें हम अपने मनचाही जो नई नई क्वालिटीज़ है, जो भी उस तरह के वेरिएंट्स को हासिल कर सकते हैं सोमैटिक सेल क्लोनिंग के ज़रिए। फॉस्टरिंग, बहुत सारे हमने देखा कि एग लेइंग एनिमल्स जो अंडा देने वाले जानवर होते हैं, तो बहुत सारी उनकी अंडों की इतनी तादाद होती है कि वो ठीक से उनसे हासिल नहीं किया जा सकता उनके ऑफस्प्रिंग्स को। तो उन जो भी रेप्टाइल्स या बर्ड्स जो लातादाद जिनकी अंडों की नंबर्स होती है, तो उनको भी फ्रीज करके उनको भी फिर उसके बाद उन अंडों को किसी और जानवर के ज़रिए उसे रियर करा जा सकता है, और ये उसके हैचिंग के बाद तो उसमें बहुत सारे दूसरे फोस्टर पेरेंट्स, यानी कि जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, जो उसके उन अंडों के जो सही माँ बाप है, या जो भी सही उनकी जो जानवरों की अंडे हैं, तो उनको उनके ज़रिए नहीं, नई पेरेंट्स के ज़रिए, नए जो जानवर के ज़रिए उन अंडों की हैचिंग की जाती है, रियरिंग की जाती है, और उसमें जो नए पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें कुछ काफ़ी हद तक बहुत सारी चिड़ियों की इस तरह से ब्रीडिंग की गई है। उसमें जैसे पेरिजिन फाल्कन है, ऊपिंग क्रेन है, इन सब की तादाद इस तरह से करके बढ़ाई गई है। तो देखते हैं कि बहुत सारे अंडे जो बर्बाद हो जाते हैं, या फिर जो बहुत सारे अंडे अगर एक साथ देते तो उनकी जो रियरिंग नहीं हो पाती है, तो उसे हम दूसरे जानवर के साथ रियरिंग करा के, हैचिंग करा करके, और उससे हम उसकी तादाद को बढ़ाते हैं। तो फॉस्टरिंग भी एक तकनीक है इनकी तादाद को बढ़ाने की। उसी तरह से ट्रांसलोकेशन यानी कि जैसे इससे पता चलता है कि एक जगह से एक इंडिविजुअल को हटा करके उसके नेचुरल हैबिटेट से, उसकी जो कुदरती रिहाइश है वहाँ से हटा के उसे फिर दूसरी जगह पे हम ले जाते हैं। और इसे करने से पहले जिस रिहाइश में वो जानवर रहता है, उस रिहाइश की भी पूरी तरह से स्टडी की जाती है, पूरी तरह से उसके बारे में छानबीन की जाती है, और फिर नई रिहाइश जहाँ हम उसकी रिहाइश को जो तब्दील करते हैं, उसके बारे में भी अच्छे से मालूमात हासिल की जाती है, और सारी आबो हवा वहाँ के सब कुछ के बारे में स्टडी किया जाता है, और उनके सर्वाइवल के चांसेस को देखा जाता है। तो उस तरह से सब रिसर्च करने के बाद, सारे खोजबीन करने के बाद उनकी रिहाइश को तब्दील किया जाता है। तो ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। तो ये ट्रांसलोकेशन में एक इलाके से दूसरे इलाके में इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर से दोबारा उस इलाके में ला करके, और फिर उसे काफ़ी हिफाजती कदम उठा करके यह काम की जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की भी ज़रूरत है, और जो जानवर सर्वाइव करने का उनका सर्वाइवल जो चांसेस है वो भी थोड़ा कम होता है। तो ये वाली जो तकनीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत खोजबीन करने के बाद तब इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो और ये तकनीक जो है, तो उसमें नई माहौल में जो भी अनवा है उन्हें नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए मुश्किलात आती है। तो इस मुश्किलात की वजह से भी ये तकनीक उतनी ज़्यादा कारगर नहीं साबित होती है। सीड बैंक एंड सीड स्टोरिंग, यानी जो बीज होते हैं हमारे, जो भी उसके रखने के लिए जो सीड बैंक और सीड को उसको स्टोर करने के लिए जो जगह है, तो ये भी एक तकनीक होती है जिसके तहत आप ये एक्सिटो कंजर्वेशन, जैसे हमने अभी बताया, तहफ़्फ़ुज़ की एक तकनीक है, जिसमें जो बीज हैं जो उन्हें स्टोर करके, ये तकनीक के तहत उनको स्टोर करके, उनके जर्म प्लाज्म को सीड बैंक्स में स्टोर करके, और उसे फिर हम उसे भी पॉपुलेशन बढ़ाने में, यानी कि इनकी तादाद को बढ़ाने में फिर इनकी मदद ली जाती है। और ये जो भी सीड बैंक्स में जो कंजर्वेशन की जाती है सीड बैंक्स में और सीड स्टोरिंग के ज़रिए, तो ये इतनी खर्चीली नहीं होती है, इनएक्सपेंसिव होती है। तो आराम से इसका इस्तेमाल करके, और इसमें
ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम बहुत आराम से जानवरों की तादाद को में इजाफा कर सकते हैं। और इसके ज़रिए जो प्लांट्स वगैरह जिसकी जानवर है और जो भी प्लांट्स की तादाद है, जो प्लांट्स के जो ब्रीड्स हैं वो काफ़ी हद तक उसके इम्प्रूव करके और हम उसके नई जो किस्में जो उससे हासिल करेंगे वो काफ़ी हद तक बायोलॉजिकली इम्प्रूव होगी और उसमें जो भी जितने भी नेचुरल जो उसके कुदरती रिहाइश है उस वो आराम से वहाँ फ्लरिश करेगी। तो इस सीड बैंक और सीड स्टोरिंग जो तकनीक है इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें कंजर्व करके इससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल करके और नई जो प्लांट्स की तो नए हेल्दी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसी तरह से टिश्यू कल्चर भी एक लैब में की जाने वाली तकनीक है जिसके तहत जो आप जितने भी पूरे पौधों को आप उसमें किस तरह से चेंजेस करके उसके वेरिएंट्स में चेंज करके उसे उसके ऑर्गन्स उसका जो टिश्यू उससे डेवलप करके और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके काफ़ी इम्प्रूव्ड और नई तकनीक से जो है तो नई जो नस्ल आती है पेड़ पौधों की वो काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है और काफ़ी उसमें जो है तो आप अपने कोशिश से जितनी उसकी खराबियां हैं जितनी उसकी कमी है उसको दूर कर और नई जो नस्ल इसमें तैयार करते हैं वो अच्छी अच्छी और सेहतमंद नस्ल तैयार होती है पौधों की। नेचर रिजर्व्स यानी कुदरती ज़खायर। इन कुदरती ज़खायर में हम देखते हैं जैसे ये एरिया जो होते हैं ये काफ़ी बड़े काफ़ी रकबे में फैले होते हैं और इनमें भी वही कुदरती तौर पे जो भी अनवा होती है जितनी स्पीशीज़ होती हैं उन्हें वो कुदरती तौर पे उन्हें रिहाइश मुहैया कराई जाती है और उसमें वो काफ़ी अच्छे से मतलब फलते फूलते हैं और ये काफ़ी बड़ी होती है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यानी कि इससे दुनिया में भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन इसे मिला होता है और यहाँ पे इन्हें प्रमोट किया जाता है और जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो इंसान होते हैं उन्हें इसमें अच्छे रिलेशन डेवलप करने के लिए अच्छे से इनकी देखभाल करने के लिए इनके साथ अच्छे रिश्ते कायम करने के लिए काम किया जाता है। तो ये जो इन सीटू फॉर्म है कंजर्वेशन का यानी कि ये ऑन साइट जो जगह होती है कंजर्वेशन की और तहफ़्फ़ुज़ देने की कुदरती जो है उसमें इनको रखा जाता है और उसमें अभी हमने आपसे बात की थी कि किस तरह से उनको उनको उनके कुदरती रिहाइश में ही अच्छी कंडीशंस अच्छे अच्छे जो हालात पैदा करके उन्हें अच्छे से सर्वाइव करने का मौका दिया जाता है और उस माहौल में अच्छे से वो काफ़ी हद तक फ्लरिश करते हैं। तो वो हम बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है ये इसी कोशिश में एक कदम है इन्हें प्रिजर्व करने का इन्हें कंजर्व करने का इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने का। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से और ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे धीरे धीरे इंडिया में भी आप पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जहाँ पे जो जानवर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या जानवर जो बेखतरा लायक के एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको वहाँ पे कंजर्व किया जा सके उन्हें वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। तो ये उनके कुदरती माहौल में उनको साफ सुथरा और जो जंगलात हैं जिस तरह से वो नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं उन्हें उस तरह का माहौल दे करके उन्हें फ्लरिश करने की कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है कि वो अपना तादाद बढ़ा सके और हमें हेल्दी और मतलब जो भी नए ऑफस्प्रिंग्स हैं वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स मिल सके और उनकी तादाद में कमी ना आए। तो ये इंसान भी इसमें काफ़ी हद तक रोल प्ले करते हैं कि उनकी जो है तादाद को बढ़ाया जा सके और इंसान के बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो होती है जो जिसकी वजह से शिकार वगैरह जैसे हमने अभी आपको बताया तो उस पे काबू कर करके और उस पे जो है तो हम हाँ, काबू कर करके इनकी तादाद बढ़ा सके और इनकी तादाद को ख़त्म होने से रोक सके। अगर ये जानवर नहीं होंगे तो हमें बहुत सारे जंगलात नहीं होंगे तो इनकी जानवर की रिहाइश मुमकिन नहीं है। तो जंगलात की कटाई और ये सब पे भी काबू पाना है। डिफॉरेस्टेशन जो है जो सबसे बड़ी वजह है बायोडाइवर्सिटी लॉस की हयातियाती तनों के नुकसान की। तो वो सब पे काम करके और इन्हें इनके माहौल में इन सिटू कंजर्वेशन करके इन्हें बचाया जा सके। तो इंडिया जो हमारे मुल्क की सबसे पहली बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व है यानी कि बाघों की जो नस्लें जो खत्म हो रही हैं धीरे धीरे तो उनके लिए भी वो बायोस्फीयर रिजर्व में काम किया गया है और उन्हें भी कुदरती वो पूरी तरह से माहौल देने की कोशिश की गई है और उनकी जो देखभाल के लिए ताकि वो जो घटते हुए तादाद है हमारे यहाँ बाघों की तादाद जो दुनिया में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है जिनकी शिकार की जा रही है उनकी खाल की वजह से या जो भी इंसान अपने जो फायदे के लिए इनका शिकार कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट होने का खतरा उन पर लाक हो रहा है। तो उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए भी टाइगर रिजर्व आप जगह जगह देखें कि उनके लिए बनाए गए हैं जहाँ पे
वो अपने कुदरती माहौल में आराम से रह सकें और उनकी तादाद में वहाँ इजाफा हो सके। तो आप देखिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वगैरह जहाँ पे बाघों की तादाद के इजाफे के लिए काम किया जा रहा है और उसमें किसी किस्म का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंसान किसी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने की वहाँ उस माहौल में कोशिश नहीं कर सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेफ्टी के साथ काम किया जाता है। उनकी पूरी तरह से उनकी रिहाइश की जहाँ इंतज़ाम की गई है वहाँ उनकी देखभाल की जाती है और उसमें उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जाती है। उसी तरह से वेटलैंड्स यानी जो गीली ज़मीनें हैं जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और उनमें हर तरह के जो है तो पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं। वो वहाँ की हैबिटेट जो है तो उन्हें रिहाइश जो है तो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं वो जो सपोर्ट करती है और बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी जो ख़त्म होने वाली जो खतरा जिन पे लिहाज है ख़त्म होने का वो सब स्पीशीज़ अनवा भी वहाँ पाई जाती हैं, पौधों की भी और जानवरों की भी। तो वहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे वाटर बर्ड्स मिलते हैं। ऐसे कुछ मछलियों की अनवा है जो वहाँ पाई जाती हैं। तो वहाँ जो उनके लिए जितनी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो आबो-हवा जो चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो सब वो फराहम करता है। तो वहाँ भी बहुत अच्छे से फ्लरिश करती हैं। तो कुछ वाटर बर्ड्स और कुछ मछलियों के ख़ास वहाँ पे हैबिटेट है जो उनको उनके लिए बहुत आइडियल साबित होती है, जो आराम से वहाँ पे वो रह सके और उनकी तादाद बढ़ सके, उन्हें खुराक मिल सके, उन्हें सारी जो ज़रूरियात है, ज़िंदगी की लाइफ के लिए जो ज़रूरत है, उनको सब कुछ वहाँ पे मुहैया हो सके। तो वेटलैंड्स जो होते हैं या गीली ज़मीनें जो होती हैं, उससे बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसी तरह चिल्का लेक जो है, जो उड़ीसा में पाया जाता है, वहाँ डॉल्फिन की तादाद काफ़ी हद तक वहाँ पे बढ़ाई गई है, उसमें डॉल्फिन पाए जाते हैं। और भी अलग-अलग लेक्स हैं, जहाँ पे आप देखिए कि वाटर बॉडीज़ हैं, जो जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, वो जो ख़त्म होने वाले जिन पे खतरा लागा है ख़त्म होने का या तो उन पे काम किया जा रहा है और उनकी हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे उन्हें एक नेचुरल सराउंडिंग उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, कुदरती माहौल देने के लिए वहाँ पे काम की जा रही है, ताकि उनकी तादाद में जो है तो इज़ाफ़ा किया जा सके। उसी तरह से वो ये जो वेटलैंड्स होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ की जो माहौलियाती निज़ाम जो इकोसिस्टम होती है, वो एक चलती रहती है वहाँ और वो जो है तो बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है, जो चाहिए हमें इकोसिस्टम में, जिसकी सप्लाई हमेशा बनी रहनी चाहिए और जो जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इन वेटलैंड्स का भी बहुत हमारे जो है तो तहफ़्फ़ुज़ में बहुत अहम किरदार अदा करती है और इनकी भी देखभाल, इनकी भी हिफ़ाज़त बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि इन्हें भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो और इनके इकोसिस्टम में, इनकी माहौलियाती निज़ाम में किसी तरह की जो है तो नुकसान ना पहुँचे और जानवरों की जो तादाद है, जो एक इकोसिस्टम जो जो फूड चेन और जो फूड वेव इनके अंदर चल रहा है, उसमें किसी किस्म की जो है तो एनर्जी की जो फ्लो बनी रहती है, वो उन्हें नुकसान ना पहुँचे। उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि इन वेटलैंड्स पे बहुत सारे पक्षियों का भी आना-जाना लगा रहता है, जो कई जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे इनको फ्लरिश करने के लिए, जहाँ इनकी देखभाल करने के लिए और जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आती हैं, उन्हें देखने के लिए भी वहाँ पे लोग जाते हैं। तो वो एक सेंट्रल पॉइंट है यहाँ का वेटलैंड्स का और वो उन जगहों पे, उन सेंचुरी पे लोग जाते हैं, वहाँ पे वो नेचुरल कंडीशन में उन पेड़ पौधों को देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं जो वहाँ बनाए गए और उसे फॉलो करना होता है और उन सेंचुरी में जहाँ इनको रखा जाता है, वहाँ पे उन्हें पूरी तरह से कुदरती माहौल दिया जाता है ताकि ये फ्लरिश कर सके। जैसे हमारे यहाँ एक है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जहाँ आप जा कर के साइट सीइंग कर सकते हैं। आप जाके आसानी से उस जगह पे उनके माहौल में, कुदरती माहौल में उन्हें देख सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है, जिसमें कितने किस्म के अनवा पाए जाते हैं, जानवरों के, पेड़ पौधों के, और किस तरह से उन पे लगातार खतरा लाक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हमारे जो इंसान है, जो अपने एक्टिविटीज़ की वजह से जो बढ़ती हुई तादाद है जो इंसानों की, उनकी वजह से किस तरह इन्हें नुकसान बना हुआ है, कैसे उन पे खतरा लाक हुआ है और कैसे इनमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे सबको एक खतरा लाक हो गया है इंसान की वजह से। बढ़ती आबादी के तहत जो जंगलात की कटाई और जितने भी नुकसानात जो इंसान पहुंचा रहे हैं, उनका सीधा असर इनकी तादाद पे पड़ रहा है और धीरे धीरे इनकी जो रिहाइश है, कुदरती रिहाइश है, वो ख़त्म हो रही है, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं और उनकी नई नई जो बायोलॉजिकल इनोवेशन के ज़रिए जो नए नए पेड़ पौधे की जो किस्में या जो अनवा को लाया जा रहा है, जो भी वो कितनी नुकसानदेह साबित हो रही है, जो वहाँ के रिहायशी जो पहले से रिहाइश वहाँ है, जिन पेड़ पौधों की, जिन जानवरों की, उनके लिए कितने खतरा साबित हो रहे हैं।
वो हम देखें उसी तरह से देख रहे हैं कि कितने शिकार के भी हमने देखा कि क्या शिकार करने की वजह से भी कितने उसके साइड इफेक्ट, उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं जो भी जानवरों के शिकार की वजह से, और इंसान कितने शिकार से फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें किस तरह से मार रहा है, किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे उनकी सारे जानवरों की बहुत सारी स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, ओवर हंटिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से, शिकार की वजह से, और इंसान उसे अपनी तिजारती फ़ायदे के लिए और खुराक के फ़ायदे के लिए या फिर अपने घर के सजावट के लिए किस तरह से शिकार कर रहा है इन जानवरों का, और इस पे किस तरह से का, और उससे वो अपने तिजारती जो भी फ़ायदा उठाने के लिए उनका शिकार करके उनसे जो हासिल करके उन्हें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग जगह पे किस तरह से उसकी सप्लाई की जा रही है, और कैसे उन पे उन्हें जब हमारी हुकूमत उस पर काबू करने के लिए रूल रेगुलेशन बना रही है, तो कैसे वो इलीगल तरीके से शिकार करके जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उस पर जो है तो उस पर रोक लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से इंसान की वजह से कितनी पॉल्यूशन हो रही है जंगलात के कटने से या फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, या हमने बताया था कि जितने भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो सब सब मिल करके हमारे बायोडाइवर्सिटी को, हयातियाती तनों को किस तरह से नुकसानात पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में हमने जाना, और कैसे ग्लोबल जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं जो पूरी दुनिया के जो आबो हवा है उसे मुतासिर कर रही है, वो सब इसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम देखें कि कैसे हो रही है। उसी तरह से सबसे ज़्यादा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनों को जिससे नुकसान पहुंचा रहा है वो है हैबिटाट लॉस, यानी कि जो भी जानवर, जो भी पेड़ पौधे, जो भी जानदार चीज़ें हैं, पंछी है या पेड़ पौधे या जानवर हैं, उनकी जो रिहाइश है वो धीरे धीरे जो उन्हें ख़त्म किया जा रहा है इंसान के ज़रिए। इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए किस तरह से उनकी जो नेचुरल हैबिटाट है, जो रिहाइश है जहाँ उनकी, वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, तो उसकी नुकसानात क्या उठानी पड़ रही है, और वो उसकी वजह से कितनी सारी अनवा जो है, कितनी किस्में हैं जो स्पीशीज़ की सब ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे जानवरों पर इसका काफ़ी हद तक खतरा लाक हो गया है कि वो अपनी जो रिहाइश को बदलने की वजह से, रिहाइश ख़त्म होने की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे हैं, उनको उनकी सर्वाइवल में जो है, उनकी सर्वाइवल के चांसेस ख़त्म हो जा रहे हैं, और ये सब धीरे धीरे उन्हें एक्सटिंक्ट करा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन के ज़रिए हो रही, जितने इंसान के ज़रिए हो रही है, वो हमें किस तरह से पूरे बायोडाइवर्सिटी को की लॉस हो रही है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसी तरह से हमने भी क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बताया, जो माहौल में बदलाव आ रहा है। आप देखिए कि पूरी तरह से पूरी दुनिया में ये बदलाव देखने में आ रहा है, और इनकी जो भी इफेक्ट हो रही है किस तरह से सारी अनवा पे पड़ रही है, सारे इकोसिस्टम से जो अलग अलग माहौलियाती निज़ाम है वहाँ से लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह आते हैं अपनी फेवरेबल जो भी रिहाइश है उसे हासिल करने के लिए, अपने जो भी माहौलियाती निज़ाम को बदलते हैं, अपनी जो भी माहौल है उसे तब्दील करते हैं कि ताकि उन्हें वहाँ रहने में, उनकी रिहाइश में आसानी हो सके। लेकिन वो वहाँ पे फ्लरिश करते हैं या नहीं, ये बहुत हद तक मुतासिर होते हैं वहाँ के जो आबो हवा है उससे। वो धीरे धीरे वहाँ पे नहीं अगर फ्लरिश कर पाते तो उनकी स्पीशीज़ पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। तो वो भी हम देखते हैं कि माइग्रेशन की वजह से भी उनकी तादाद कम हो जाती है। उसी तरह से बहुत सारे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन हमने भी बताया, जंगलात की कटाई जो होती है उसकी वजह से भी आप देखिए कि जो उनकी रिहाइश, तो हर तरह से वो मुतासिर होते हैं। अगर आप जंगलात को काटते हैं तो या जंगलात में जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, जानवर जानदार चीज़ें हैं जो रहते हैं, जिनका रिहाइश है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो अपनी जगह से उजड़ जाते हैं, वो अपनी जगह से चले जाते हैं, तो वो नई जगह पे उन्हें रिहाइश हासिल करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नई आबो हवा में अपने आप को एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये सब भी वजह है बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारे अनवा के एक्सटिंक्ट होने का। तो मादूमियत की वजह है कि एक्सटिंक्शन की वजह ये भी है डिफॉरेस्टेशन। उसी तरह डिजर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा जो ये डिजर्ट्स होते हैं जहाँ पे धीरे धीरे जो डिजर्टिफिकेशन होता है, जो धीरे धीरे एकदम आप जंगलात की सफाई कर देते हैं, जो उस इलाके को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, किसी भी इलाकों को उसे रिहाइश के लिए आप अपने इस्तेमाल करने के लिए या किसी भी अलग वजह के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो उसकी भी असर काफ़ी हद तक वही होती है कि वहाँ रहने वाले जानवर, वहाँ रहने वाले चिड़िया, वहाँ को जो भी पेड़ पौधे वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। उसी तरह से हमने अभी गीली ज़मीन के बारे में बात की कि वहाँ कितनी सारी जो
वहाँ पे जो ये बहुत सारी चिड़ियों की या जो भी पेड़ पौधे या पक्षी पाए जाते हैं या जानवर पाए जाते हैं वो बहुत सुटेबल होती है उनके लिए, तो उसकी भी हम धीरे धीरे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी भी तबाही की जा रही है, उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा है। तो उस वेटलैंड के ख़त्म होने की वजह से वहाँ जो भी वेजिटेशन पाया जाता है, जो भी जानवरों की किस्में पाई जाती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उसी तरह से हमने कोरल रीफ के बारे में बात की कि दर्जाए हरारत में तब्दीली की वजह से जो कोरल रीफ होती है, जो काफ़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम होती है, जो बहुत नाजुक होती है वहाँ पे माहौलियाती निज़ाम, वो भी काफ़ी मुतासिर होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। वहाँ भी अगर ज़रा सा भी दर्जा हरारत में आप तब्दीली लाते हैं तो वहाँ जो रहने वाले एक्वाटिक प्लांट्स हैं या एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उनके सर्वाइवल में भी परेशानी होती है और धीरे धीरे वो उनको थ्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, वो धीरे धीरे उन पर खतरा लाक हो जाता है ख़त्म होने का, एक्सटिंक्ट होने का। तो ये हम देखते हैं कि वो भी आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितने भी आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलो काफ़ी हद तक इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। उसी तरह से हैबिटाट्स जिसमें कमज़ोर और जो बहुत फ्रेजाइल जो हैबिटाट्स होते हैं जिसमें अभी हमने आपसे बात की थी कोरल रीफ के बारे में, माउंटेन टॉप के बारे में, तो वहाँ भी अगर आप ज़रा सा भी वहाँ के माहौल में या किसी किस्म का जो अगर आप मुदाखलत करते हैं तो आप देखिए कि वहाँ जो रहने वाले जानवर हैं, जो भी पेड़ पौधे वो धीरे धीरे उससे मुतासिर होते हैं और वो उनकी तादाद में कमी आते आते एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अब क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या इसके असर होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, वो भी हम देखने के लिए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो हमारी आबो हवा है उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, उसकी जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप पेड़ पौधों को आप काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके माहौल में मौजूद है उन्हें ऑक्सीजन में तब्दील करने के लिए जो पेड़ पौधे की फोटोसिंथेसिस जो उनकी होती है, तो उसमें वो क्योंकि पेड़ पौधे ही मौजूद नहीं होंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप CO2 का लेवल जो आपके एटमॉस्फेयर में आपके माहौल में है वो बढ़ता रहेगा और वो आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। उसी तरह से बहुत सारी जो लोकल क्लाइमेट होती है, जैसे बहुत सारे क्लाइमेट्स जो भी आबो हवा में तब्दीली आप देखेंगे, कहीं पे जो सूखी जगह है, जो जहाँ पे बिल्कुल ड्राई एरिया है, जहाँ पे पानी की कमी है, उन जगहों पे आप देखें कि अभी सैलाब आ रहा है और बहुत सारे जो भी जो गीली जगह है वहाँ पे आप देखिए कि खुश्की हो रही है। तो ये सब जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस देखने के लिए आ रही है, जितनी आबो हवा में तब्दीली देखने के लिए आ रही है, वो भी बायोडाइवर्सिटी के लॉस की वजह से देखने के लिए आ रही है। अब फिर हमने देखा कि तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से बायोडाइवर्सिटी की जाती है, वो उसकी 2 तकनीक जो हमने देखा उसमें इन सिटू कंज़र्वेशन देखा और ऑन साइट, जो कि ऑन साइट कंज़र्वेशन है, जो ज़्यादातर मतलब जो जगह जहाँ पे उनकी नेचुरल क्लाइमेट होती है, नेचुरल जो कुदरती उनके आबो हवा जो उनकी कुदरती जो भी माहौल होता है उसमें रहने की उन्हें फ्लरिश करने की उन्हें मौका दिया जाता है और उनके लायक वो पूरी तरह से बनाया जाता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पे वो अपना मतलब पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ के साथ रह सके और किसी भी तरह उसमें इंसानी मुदाखलत नहीं होती है कोई भी, और उनके लिए ख़ास एक लॉ भी बना हुआ है जिसमें इंसान किसी तरह से भी उनके साथ वहाँ ना वो हंटिंग कर सकता है, ना उनकी शिकार की जा सकती है। अगर आप सिर्फ वो साइट सीइंग के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें आप जाते हैं और उन्हें उनके कुदरती माहौल में चलते फिरते देखते हैं, उन्हें रहते हुए देखते हैं, तो वो सब बनाया गया है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑन साइट कंजर्वेशन के लिए। तो वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, वेटलैंड्स है जहाँ पे आपको इनकी तहफ़्फ़ुज़ देखने को आती है। उसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व्स है जहाँ पे ये अपने कुदरती माहौल में रहते हैं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरी आबो हवा, साफ़ सुथरी आबो हवा बिना किसी इंटरफेरेंस के इन्हें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एक्सी टू कंजर्वेशन हमने देखा जो इंसान की मदद से पॉसिबल होती है, जिसमें आप जो ऑफ साइट कंजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ है जिसमें आप जिससे ज़्यादातर लैब में और बॉटनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क्स में आप देखते हैं, जहाँ बॉटनिकल गार्डन्स में जहाँ पेड़ पौधों की तहफ़्फ़ुज़ की जाती है और ज़ूलॉजिकल पार्क्स में जितने भी जानवर हैं उनकी हिफाजत, उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जाती है और उनके जो है तो तादाद में इजाफा के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल होता है, जैसे हमने भी बताया था कैप्टिव ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके अलावा जो भी
ری انٹروڈکشن, ٹرانسلوکیشن جو ہم نے بتایا سب کچھ اس کے تحت آتا ہے. اسی طرح سے ٹیشو کلچر میں بھی نئی تکنیک استعمال کر کے لیب میں آپ امپرووڈ کوالٹیز کے پیڑ پودے حاصل کر سکتے ہیں, اور انہیں ان کی تحفظ بھی کی جاتی ہے سیڈ بینکس میں, جہاں وہ جرم پلازم کو ان کے تحفظ کی جاتے ہیں, اور انہیں بہت وہ ان ایکسپینسو میتھڈ زیادہ خرچیلی میتھڈ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم پیڑ پودوں کی تحفظ کر سکتے ہیں آگے وقت کے لیے. ویسے ہی جیسے نیچر ریزروس, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی قدرتی ریزروس ہے, جو بھی ذخائر ہے, وہاں بایو ڈائیورسٹی کس طرح سے پھلتی پھولتی ہے, تو اس کے نیچرل حالات میں ہی اسے چھوڑ دیا جانا چاہیے. اسے کسی قسم کی انسانی مداخلت اس میں نہیں ہونی چاہیے, اور انہیں ان کے قدرتی آب و ہوا کے بیچ میں, رہائش کے بیچ میں انہیں فلرش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. تو ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.